हेलो एवरीवन। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। तो कैसे हो तुम सब? आई होप तुम लोग बढ़िया होगे एंड अपने में लाइफ में मस्त फोड़ रहे होगे। सो मेरा ये फर्स्ट लेक्चर होगा केमिस्ट्री के ऊपर, क्लास 10th के लिए। ओके। सो कल फिजिक्स के लिए फर्स्ट लेक्चर चला गया था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के ऊपर। होप तुम लोग देख लिए होगे। नहीं देखोगे तो एक बार चेकआउट कर लेना क्या है नहीं है उस चैप्टर में, और जैसा होगा बताना। सो हम लोग अगर बात करें केमिस्ट्री का, तो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर होगा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर में एक चीज़ का बहुत ज़रूरत है, बहुत अहमियत है, जो कि आगे बताते हैं अभी। तो इस चैप्टर में सबसे मेन चीज़ क्लास 9th का तुम लोग को, अगर तुम लोग को एक चीज़ याद ही होना चाहिए या फिर सीखे हुए होना चाहिए, जो भी पहला बात तो एलिमेंट का सिंबल एंड नेम याद होना चाहिए। दूसरा चीज़, कंपाउंड कैसे बनता है, मतलब एलिमेंट एक दूसरे से कैसे कंबाइन होते हैं। जैसे NaCl, तो NaCl कैसे बना है? एक Na प्लस आयन आया और एक Cl माइनस आयन आया, तो दोनों मिलके बना, एक एक आयनिक बॉन्ड बनाया। तो इस तरीके से तुमको ये चीज़ पता होना चाहिए कंपाउंड इस चैप्टर के लिए। उसके बाद तुमको और क्या पता होना चाहिए इस चैप्टर के बारे में? तुमको कंपाउंड कैसे एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, मतलब अगर Zn को H2SO4 के साथ मिला रहे तो ZnSO4 कैसे बन रहा है, और ZnSO4 में ZnSO4 ही क्यों लिख रहे हैं, ZnSO4 का होल ट्वाइस उस तरीके से क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो ये तुमको पता होना चाहिए। ठीक। तो इतनी बातें तुमको क्लास 9th की पता ही होनी चाहिए, तभी तुम इस चैप्टर को अच्छे से कर पाओगे। और अगर नहीं पता है तो तुम लोग सो जाके रिवाइज कर लो, क्योंकि बिना उसके इस चैप्टर को पढ़ोगे तो बहुत कुछ समझ नहीं आएगा सीरियसली। और उतना रिवाइज करवा पाना भी पॉसिबल नहीं है। हम अभी क्लास 9th का स्टार्ट किए हैं सीरीज, तो अभी तो वहाँ पहुँचे भी नहीं हैं। सो यू कैन रिवाइज इट फ्रॉम एनी अदर साइड, एनी अदर प्लेटफॉर्म, या खुद से ही, जैसा तुमको ठीक लगे। तो अब बात करते हैं अब चैप्टर के ऊपर। ठीक है, कि चैप्टर में क्या क्या है क्या नहीं है। तो चैप्टर के अगर बारे में बात किया जाए, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में बात किया जाए, तो सबसे पहला क्या आता है हम लोग को पढ़ना, इंट्रोडक्शन, जो कि क्या है, रिएक्शन, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, यही सब जानेंगे हम लोग पहले। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज, थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये दोनों पार्ट बहुत मेन होने वाला है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत मेन होने वाला है, तो उसको ध्यान से पढ़ने का है, ध्यान से समझने का है चीज़ों को। जो नहीं होगा, नहीं समझ में आएगा, तुम वो कमेंट डाउन कर सकते हो, तुम उनको इंस्टा पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। और चौथा टॉपिक और लास्ट टॉपिक होगा इफेक्ट्स एंड यूजेज। जो भी हम लोग टाइप में रिएक्शन सब पढ़ रहे होंगे, या फिर कॉमन रिएक्शन जितने भी होगा, उसका क्या क्या इफेक्ट्स है, क्या क्या यूजेस है, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स वगैरह का, ये सब हम लोग सीख रहे होंगे। सो ओवरव्यू चैप्टर का ये था। आज हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस तक देखेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं अब, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन क्या चीज हुआ? सबस्टांस, रिएक्शन, a reaction in which new substance with new properties
आर फॉर्म्ड, उन्हीं को हम लोग केमिकल रिएक्शंस कहेंगे। कि जो बने वो नया सब्सटेंस बने, पहली बात तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो और उसका अपना अलग प्रॉपर्टीज हो। बात समझ रहा है? ऐसा नहीं कि पुराना ही फॉर्म रह गया तो उसको केमिकल रिएक्शन कर दिए। जैसे अगर कोई सिंपल सा भी तुम रिएक्शन ले लो, जैसे क्या मान लो C+O2 का अगर रिएक्शन ले लोगे जो कि CO2 बनता है मिलके, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब मिलता है तो CO2, मतलब किसी भी बर्निंग ऑफ फायर, तुम बर्निंग ऑफ वुड ले लो, मान लो बर्निंग ऑफ वुड, तो वुड को मान लो यहाँ पे कार्बन अगर मान लो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है तो CO2 गैस रिलीज हो रहा है। ओके, सो कोई भी छोटा मोटा रिएक्शन हो, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा जिसका नया प्रॉपर्टीज होगा, अलग प्रॉपर्टीज होगा। एक चीज बहुत मिसकंसेप्शन रह जाता है, वो क्या, कंसेप्शन रह जाता है, मिसकंसेप्शन, कि न्यू सब्सटेंस जो होता है वो इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम, देखो वेट, न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म होता है इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रीअरेंजमेंट, rearrangement of atoms or molecules of reactant। बात समझ में आया? मतलब हम लोग को कभी कभी क्या लगता है कि नया सब्सटेंस जो फॉर्म हो रहा है वो नया नया एलिमेंट से ही फॉर्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, नया एलिमेंट कहीं बीच में नहीं आ जाता है। जो भी उस रिएक्शन में जितना भी कोई भी रिएक्टेंट, मतलब कुछ भी इन्वॉल्व हो रहा होगा, जैसे अगर इस रिएक्शन को देखा जाए C+O2 वाले रिएक्शन को, तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा है सिर्फ, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन ही होगा, उसमें कोई नया एलिमेंट नहीं आ जाएगा, हाइड्रोजन या कुछ भी ऐसा कुछ। जो भी होगा उसमें एलिमेंट सेम रहेगा जो भी रिएक्टेंट में डला हुआ है, जो भी एट द टाइम ऑफ, एट द बिफोर रिएक्शन जो भी हम लोग के पास एलिमेंट रहेगा वही एलिमेंट सेम रहेगा, बस रीअरेंजमेंट हो जाएगा, रीअरेंज हो जाएंगे एटम एक दूसरे के साथ, एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, एक दूसरे के साथ अरेंज होके एक दूसरा मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकते हैं, एक दूसरा कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। ओके, ये चीज क्लियर करना। एक चीज, दो डेफिनेशन है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का। रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, और इसके बारे में जान लेते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है। तो रिएक्टेंट जो कि लेफ्ट साइड होता है और इट इज, इसको हम लोग, इट इज रिटन लेफ्ट साइड ऑफ द रिएक्शन, लेफ्ट साइड ऑफ रिएक्शन it is the substance which is going to perform reaction, मतलब रिएक्शन इसी से होगा, परफॉर्म रिएक्शन। और प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट हो गया फाइनली द सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर या ड्यूरिंग, भी, मतलब रिएक्शन के दौरान भी तो प्रोडक्ट बन सकता है, आफ्टर ड्यूरिंग द रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट, ओके, बात समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल से जैसे फिर से समझते हैं, जैसे ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं C+O2 का, क्या बन गया CO2, तो ये क्या है, ये रिएक्टेंट हुआ, ये जो भी है ये क्या हुआ, ये रिएक्टेंट है, बात समझ आ रहा है, रिएक्टेंट। और CO2 क्या है, ये क्या है, प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? प्रोडक्ट क्या बना, जो कि राइट साइड लिखते हैं प्रोडक्ट को, और रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड लिखते हैं। रिएक्टेंट वो सब्सटेंस हुआ जिसको हम लोग रिएक्शन परफॉर्म होने के लिए पहले भेजते हैं, और प्रोडक्ट जो कि बाद में निकल के आता है। बात क्लियर है?
चलो अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो भी हम लोग केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कुछ कुछ उसके बारे में जानते हैं। तो पहले जानते हैं, उसके बाद फिर उसको एक एक एग्जाम्पल या एक दो एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे। ओके, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई गैस इवॉल्व हो रहा है किसी रिएक्शन के दौरान, किसी गैस का इवॉल्व होना, ये एक उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा केमिकल रिएक्शंस का। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है ये हम लोग आगे जानेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो, प्रेसिपिटेट मतलब क्या हुआ ना यार, कि जो भी चीज ऐसा चीज जो कि नीचे बैठ गया, मतलब सॉलिड फॉर्म में निकल रहा है प्रोडक्ट। समझ रहे हो कि अगर मान लो कोई रिएक्शन हुआ, जैसे कि CO2 निकला, CO2 एक गैस इवॉल्व हुआ केमिकल रिएक्शन में। पिछला रिएक्शन जो हम लोग देखे C+O2, उसमें CO2 इवॉल्व हो रहा है गैस के रूप में। बट कुछ ऐसा रिएक्शन होगा देखेंगे हम लोग, जो कि एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठ जा रहा है, नीचे जम जा रहा है। ओके, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज इन कलर। कलर चेंज हो रहा है रिएक्शन में, चेंज इन कलर। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर। रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर में भी चेंज आता है, या रिएक्शन के बाद भी टेम्परेचर में चेंज आता है। पांचवा चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, मतलब स्टेट ही बदल गया, मतलब सॉलिड जो होगा वो लिक्विड में बदल गया, लिक्विड जो होगा वो गैस में बदल गया। ठीक है, तो ये 5। अगर और भी होगा, देखो वेट और देखो और बताते हैं। चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर है, इतना ही रहने दो, इतना ही है, 5 ही है। पहला हम लोग पढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस पे। ठीक, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में सबसे पहला एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो बहुत मेन एग्जांपल है, बहुत फेमस एग्जांपल है। Zn plus H2SO4 gives out ZnSO4 plus H2 और H2 गैस इवॉल्व होता है। ठीक है, तो ZnSO4 जानते होगे इसको क्या कहते हैं, जिंक सल्फेट। ओके, ये जिंक हुआ, और ये तो जानते ही हो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ देखो, जैसे एक कोनिकल फ्लास्क लिए हैं, अब यहाँ पे क्या किए, जिंक ग्रैन्यूल्स डाले हुए हैं, ये जिंक है, Zn ग्रैन्यूल्स है, और ये पूरा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है ये। जब हम लोग जिंक को H2SO4 में डालते हैं तो ZnSO4 बनता है, जिंक सल्फेट, और H2 गैस रिलीज होता है। ये जो गैसेस रिलीज हो रहे हैं ये हाइड्रोजन के गैसेज हैं, H2 गैस, रिलीज ऑफ H2 गैस होता है। ये देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो हम लोग एरो से दिखाए हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, ये एरो क्या है, ये एरो से क्यों दिखा रहे हैं, ये जी क्या लिखे हैं हम यहाँ पे, ये सब हम लोग बताएंगे। जी का मतलब हुआ गैस, H2 एक गैस है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जी लिखे हैं। ये एरो का अबव का मतलब क्या है, ये इवॉल्व हो रहा है, इवॉल्व को शो कर रहा है, इवोल्यूशन ऑफ समथिंग। तो इवोल्यूशन क्या हो रहा है, गैस इवॉल्व हो रहा है, जनरल गैस इवॉल्व होता है। ओके, सो अपर हेड एरो क्या डिनोट करता है, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। H2SO4 तो तुम लोग जान ही रहे होगे, किसको कह रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। देखो आई होप तुम लोग पढ़ के आए होगे, समझ के आए होगे क्लास 9 से, तभी तुम लोग समझ में आएगा ये रिएक्शन कैसे प्लेस कर रहा है। ये Zn जो है वो SO4 को H2 को रिप्लेस कर दिया, H2 को रिप्लेस किया और SO4 के साथ, सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लिया, ZnSO4, और H2 गैस रिलीज हो गया, अकेला पड़ गया। तुम यहाँ भी देखो ये साइड क्या होगा, ये साइड रिएक्टेंट कहलाएगा, और ये साइड क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है जो प्रोडक्ट। तुम यहाँ भी देखो कोई नया एलिमेंट या कोई नया सबस्टेंस फॉर्म नहीं हो गया, मतलब कोई नया एलिमेंट या कोई नया कंपाउंड नहीं फॉर्म हुआ है। Zn था, देखो यहाँ पे Zn था, Zn रहा यहाँ भी, यहाँ SO4 था, SO4 ही रहा, या फिर सल्फर था, सल्फर है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन भी है इधर।
यहाँ हाइड्रोजन था तो यहाँ भी हाइड्रोजन था, कोई नया एलिमेंट नहीं आ गया। तो ये सब चीज ध्यान रखना कि रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स या एटम्स होता है या कंपाउंड होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, कभी भी कभी नया एलिमेंट या कंपाउंड नहीं आ जाएगा किसी रिएक्शन में। ठीक, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल नंबर 2 पे अगर देखा जाए, एग्जाम्पल नंबर 2 अगर बात करें तो आता है सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3 को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाते हैं या फिर डालते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो NaCl फॉर्म होता है प्लस CO2 गैस रिलीज होता है एंड प्लस H2O निकलता है। ओके, ये L, ये G। ओके, सो देखो ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, हम अभी लिख दे रहे हैं सोडियम कार्बोनेट का ये फॉर्मूला है Na2CO3। HCl ये तो तुम जान ही रहोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो ये सब जितना भी रिएक्शन है इसको थोड़ा ध्यान में रखना, हम ऐसा नहीं बोल रहे रट जाओ सीधे, बट ध्यान में रखना क्योंकि आगे कभी भी कोई भी रिएक्शन काम दे सकता है। क्योंकि हर जरूरत नहीं है हर बार तुमको रिएक्शन दे ही दे, तुमको ऐसे भी डायरेक्टली पूछ सकता है कि सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम लोग रिएक्ट करवाएंगे तो सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O निकलेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकलेगा। तो तुमको इस पूरे स्टेटमेंट को एक रिएक्शन के फॉर्म में लिखना आना चाहिए। तो उसके लिए तुमको केमिकल फॉर्मूला, कंपाउंड, एलिमेंट, वैलेंसीज, कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं एलिमेंट से, ये सब तुमको आना चाहिए। ओके, यहाँ पे देखो सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ रिलीज हो रहा है, ये इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ओके, और ये हाइड्रोजन, तो ये तो वाटर है। तो बात समझ में आ गया, जब जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सोडियम कार्बोनेट का से रिएक्शन करवाएंगे तो उसमें नमक बनेगा NaCl सोडियम क्लोराइड, और वाटर और CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। तो सबसे पहले जानते हैं प्रेसिपिटेट क्या होता है, हम बताएं प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट सॉलिड सबस्टांस, सॉलिड सबस्टांस which formed form as which form as a product of a reaction and it settles down बात समझ में आ रहा है। प्रेसिपिटेट ये हुआ कि एक सॉलिड सब्सटेंस जो कि प्रोडक्ट के बाद फॉर्म हो रहा है उसको प्रेसिपिटेट कहेंगे। जैसे गैस फॉर्म हुआ तो गैस इवॉल्व हो गया, उसको कहे क्या कहे, गैस इवोल्यूशन ऑफ अ गैस हुआ। उसी तरह फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है, मतलब मान लो सॉलिड के साथ रिएक्ट नहीं करवा रहे थे, लिक्विड के साथ या गैस के साथ रिएक्ट करवा रहे थे एंड सॉलिड फॉर्म हो गया, तो उसको क्या कहेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसको चेंज इन स्टेट नहीं कहेंगे। चेंज इन स्टेट मतलब क्या होता है कि स्टेट जैसे तुमको क्या बोले, मोमबत्ती जब जल रहा होता है तो जलने के कारण जो वहाँ हीट, वहाँ बर्निंग हो रहा है, C+O2 वहाँ पे जो मोमबत्ती जो वैक्स है वो बर्न हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और वो इसी वजह से वैक्स जो धीरे धीरे पिघल के लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। बात सुन रहा है, तो वो एक अलग वो हुआ चेंज इन स्टेट। यहाँ चेंज इन स्टेट नहीं होता है, यहाँ ऐसा नहीं बोलना कि भाई दो लिक्विड के बीच में रिएक्शन हो रहा था तो प्रेसिपिटेट बन गया तो चेंज इन स्टेट हो गया, नहीं, चेंज इन स्टेट नहीं हुआ, ये रिएक्शन से एक अलग प्रोडक्ट बना, एक अलग सब्सटेंस, एक अलग कंपाउंड ही बन गया है। वो वैक्स का वैक्स ही है, वो लिक्विड में है, वो वैक्स जो पिघला वो लिक्विड में है, बट वो वैक्स ही तो है, वो वैक्स से कुछ और थोड़ी बन गया है। बट यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट का बात होगा वो कुछ और ही कंपाउंड बन गया रिएक्शन से, प्रोडक्ट कुछ और ही बन गया है वो, और वो सॉलिड के फॉर्म में बना है तो वो सॉलिड के फॉर्म में बैठ गया। बात क्लियर हुआ प्रेसिपिटेट में और चेंज इन स्टेट, जो हम लोग एक और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे बाद में, उसमें दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसका भी एक दो एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल क्या देखते हैं, चलो पहला एग्जाम्पल यहीं पे देखते हैं। व्हेन कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट को कैसे लिखते हैं, PbI2, लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम, ये देखो कलरलेस है, ओके, कलरलेस, प्लस पोटेशियम आयोडाइड मीन्स Ki,
सॉरी 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 वेट, एक गलती हो गया थोड़ा सा, आई एम रियली सॉरी। क्या बोल रहा है, कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट है, तो PbNO3 होल ट्वाइस। ओके, तो लीड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड KI के साथ मिलता है, रिएक्शन होता है, देन अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड, मतलब लीड आयोडाइड क्या हो गया, PbI2, लीड आयोडाइड प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, प्लस KNO3 बन जाता है। ये नहीं दिया रिएक्शन में बट ये बनता है। ओके, सो क्या कहना चाह रहा है, ये क्या है, ये लीड नाइट्रेट हुआ, लीड नाइट्रेट, ये क्या हुआ, पोटेशियम आयोडाइड। देखो अगर नहीं कुछ समझ में आएगा तो तुम हमको कमेंट डाउन कर सकते हो, तुम हमको मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली। ओके, लीड आयोडाइड हो गया, सॉरी पोटेशियम आयोडाइड, और ये क्या है, लीड आयोडाइड, लीड आयोडाइड, और ये इसको क्या करेंगे, पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, सब देखो यहाँ यहाँ क्या बना है, प्रेसिपिटेट ये बना है, ये प्रेसिपिटेट है PPT, ये प्रेसिपिटेट बना है। ठीक, प्रेसिपिटेट को सिंबल किससे, डाउनवर्ड एरो हेड से दिखाते हैं। एडवर्ड एरो हेड कहाँ होना चाहिए, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। इवोल्यूशन ऑफ गैस में ऊपर की तरफ, प्रेसिपिटेट में, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में नीचे की तरफ। ओके, सो अब देखो यहाँ पे इसमें कहीं पे था PbI2, पहले से लीड आयोडाइड था ही नहीं पहले रिएक्शन में, तो ये एक नया सबस्टांस फॉर्म हो गया PbI2, और ये नया जो सबस्टांस फॉर्म हुआ वो सॉलिड के फॉर्म में हुआ जो नीचे बैठ गया, तो इसी को कहते हैं प्रेसिपिटेट। अब यही हुआ होता कि PbNO3 का होल ट्वाइस, PB जो लीड नाइट्रेट है वही क्या करे, वही फिर से रह जाए और वो सॉलिड में बन जाए, तो वो होता चेंज इन स्टेट। मान लो रिएक्शन के पहले लीड नाइट्रेट जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, और रिएक्शन के बाद भी वो लीड नाइट्रेट ही रहा है बट वो सॉलिड फॉर्म में हो गया है, तो वो होता चेंज इन स्टेट। बट यहाँ पे लीड नाइट्राइट लीड आयोडाइड में फॉर्म हुआ है एंड वो सॉलिड सॉलिड वे में रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है इन रूम टेम्परेचर, इसी वजह से उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक, यहाँ पे एक चीज और हुआ है, लीड नाइट्रेट कलरलेस था, कलरलेस, और लीड आयोडाइड किस कलर का है, येलो कलर का, येलो प्रेसिपिटेट है, याद रखना। तो ये इसमें ट्रांसफॉर्म हो गया है। देखो ये सब रिएक्शन याद रखना, तभी ये सब रिएक्शन जितना हम इंक्लूड कर रहे हैं ये सब रिएक्शन जरूरी है, ये सब रिएक्शन याद रखने का है कि क्या होता है। अगर तुमको कम केमिकल फॉर्मूला या कंपाउंड कुछ भी नहीं पता रहता है तो तुमको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, और अगर पता रहता है तो वेल डन, तुमको तुमको उतना रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और रटना चाहिए भी नहीं, समझना चाहिए यार। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 का अगर बात करें तो बेरियम क्लोराइड लिए हम लोग, बेरियम क्लोराइड लिए, उसको H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाएं, तो क्या बनेगा, BaSO4 बनेगा, और ये PPT बन जाता है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, और ये जो PPT रहता है वो ये वाइट कलर का बनता है। ओके, सो ये क्या है, ये बेरियम क्लोराइड है, ये बेरियम क्लोराइड है। बेरियम क्लोराइड के साथ जब सल्फ्यूरिक एसिड मिला है, सल्फ्यूरिक एसिड मिला है, तो क्या बना ये, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट बन गया, और इधर क्या बना, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बात समझ में आ गया। और यहाँ पे जो BaSO4 है, बेरियम सल्फेट, वो उसी का प्रेसिपिटेट बना है। देखो यहाँ एरोहेड हम लोग डाउनवर्ड से शो किए हैं प्रेसिपिटेट को, ये एरोहेड डाउनवर्ड, अपवर्ड, या फिर जो G लिख देते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे जाके थोड़ी देर में। देखो ये केमिकल रिएक्शन को सही तरीके से लिखने का हम भी अभी नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ डिनोट करना बाकी है। एक्वस सॉल्यूशन कौन सा है, लिक्विड फॉर्म में कौन सा है, सॉलिड फॉर्म में कौन सा है, गैस कौन सा इवॉल्व हो रहा है, ये सब लिखना पड़ता है रिएक्शन में। हीट इवॉल्व हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, ये सारा कुछ। तो बट हम आगे अभी पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में, तो उसमें उसमें हम सारा कुछ डिटेल में बताएंगे क्या क्या चीज़ हम लोग को डिनोट करना चाहिए, कैसे कैसे डिनोट करना चाहिए, फिर उसके बाद हम रिएक्शंस में एक एक चीज़ डिनोट करके लिखेंगे। अभी नहीं लिख रहे हैं हम उतना, क्योंकि तुमको भी शायद समझना है, और
हम भी उसका इसको कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ाना चाहते हैं। अभी हम जितना बता रहे हैं उतना भी अगर तुम समझ पा रहे हो तो बहुत है, क्योंकि तुमको मेन अभी तुमको क्या समझना है कि केमिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला तुम लोग लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे हो, वैलेंसीज तुम लोग चेक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, एलिमेंट्स के कंपाउंड कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते हैं, इसे तुमको पता होना चाहिए। ठीक, अब आते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, जो है चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर में पहला एग्जांपल देखते हैं, मतलब एक रिएक्शन के दौरान कलर चेंज हो रहा है। तो पहली बात तो हम लोग पिछला अभी रिएक्शन देखे, लीड नाइट्रेट का जो लीड आयोडाइड में फॉर्म हुआ वो कलरलेस टू येलो पीपीटी बना था, वहाँ प्रेसिपिटेट भी बना था, बट येलो कलरलेस टू येलो कलर भी चेंज हुआ वहाँ पे, तो वो भी एक एग्जाम्पल हो गया इसका। ये इसका दूसरा एग्जाम्पल भी ये भी हो सकता है, देखो यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज ऑरेंज इन कलर। पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे लिखेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O3 ऐसे लिखा जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट को, K2Cr2O3। ये पहले किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर का होता है। ओके, when sulfur dioxide gas is passed through potassium dichromate solution, the orange color of potassium dichromate changes to green। जब इसको सल्फ्यूर डाइऑक्साइड गैस, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, इससे हम लोग पास करवाते हैं, तो ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ये ऑरेंज से ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। हम इसका पूरा रिएक्शन इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि तुम्हारे लिए कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाएगा और वो उस रिएक्शन में कोई ज़रूरत भी नहीं है, बस तुमको इतना पता होना चाहिए स्टेटमेंट में कि पोटेशियम व्हेन वी पास सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, देखो और सब हम रिएक्शन का भी स्टेटमेंट नहीं लिखे थे, क्यों नहीं लिखे थे, क्योंकि उसका हम पूरा रिएक्शन लिख दे रहे थे पूरा अच्छा से, एंड उसी को तुमको स्टेटमेंट लिखना होगा। तो यहाँ लेकिन हम पूरा रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं, तो इसको अगर आ गया मान लो एग्जाम में पूछ दिया कि चेंज इन कलर का एग्जाम्पल बताओ, तो तुम लोग को स्टेटमेंट में एग्जाम्पल दे देना बस। तो व्हेन वी पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस थ्रू पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, dichromate solution, it changes its color, it changes its color from orange to green। बात समझ आ गया, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ओके, सेकंड पॉइंट पे सेकंड एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो सेकंड एग्जांपल लेते हैं, तो हाँ जैसे मान लो एक लेते हैं सिट्रिक एसिड का। सिट्रिक एसिड तुम लोग जान ही रहोगे, लेमन में जो प्रेजेंट होता है वो सिट्रिक एसिड होता है ना, प्रेजेंट इन लेमन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लिख देते हैं, ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगा आई थिंक सो, बट लिख देते हैं C6H8O7, ये हुआ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, सिट्रिक एसिड को जब हम लोग KMnO4 मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट के पर्पल कलर का सॉल्यूशन जो होता है, ये पर्पल कलर का सॉल्यूशन के साथ मिलाते हैं, तो ये कलरलेस सॉल्यूशन दे देता है। ये पर्पल जो कलर है, ये जो पर्पल कलर है ये कलरलेस सॉल्यूशन दे देता है, कलरलेस कलर दे देता है। ये एक चेंज इन कलर का और एग्जाम्पल, मतलब KMnO4 सॉल्यूशन लिए हो उसके ऊपर सिट्रिक एसिड डाल दिए उसमें, तो वो पर्पल से कलरलेस हो जाएगा, कोई कलर नहीं बचेगा उसमें। तो सोचो एक बार पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट पोटेशियम पर मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि पूरे वाटर को पर्पल कलर में कर दे, और बहुत देर बाद भी डाइल्यूट करने के बाद भी ये डाइल्यूट ना हो जल्दी, बट उसके पर्पल कलर को ख़त्म कर दिया सिट्रिक एसिड तुरंत, उसको पर्पल से कलरलेस पिला दिया। तो यही ब्यूटी है केमिकल रिएक्शंस का, कुछ से कुछ फॉर्म हो सकता है, कुछ से कुछ भी बिगड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तुमको ये चीज़ टेस्ट करते रहना हो, तुमको ये चीज़ समझते रहना हो कि कैसे कैसे क्या क्या फॉर्म कर रहे हैं, क्या क्या बिगड़ रहे हैं, ये सारा चीज़, यही बात केमिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाता है।
अब आते हैं हम लोग अपना अलग अगला टॉपिक चेंज इन टेम्परेचर पे। तो चेंज इन टेम्परेचर पे जब बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हो रहा है रिएक्शन के दौरान। टेम्परेचर चेंज कैसे हो सकता है, टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है, टेम्परेचर डिक्रीज भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज, तो इसीलिए दो टर्म आता है। पहला टर्म होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हुआ, दोज रिएक्शंस in which heat is evolved। ओके, इवॉल्व मतलब हीट बढ़ना है, मतलब इट मीन्स दैट इज हीट या टेम्परेचर इंक्रीजेज ड्यूरिंग रिएक्शन। बात समझ आ रहा, रिएक्शन के दौरान जो होता है वो हीट या टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता है। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जांपल देखते हैं, पहले एक दो एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एक एग्जांपल हम लोग देखे थे Zn प्लस H2SO4, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। H2SO4 यहाँ पे हीट रिलीज होता है, तो ZnSO4 बना प्लस H2, ये गैस रिलीज हुआ था, और ये प्लस डेल्टा, ये डेल्टा साइन क्या दिखाता है, तो इसके बारे में बता देते हैं। ये डेल्टा साइन हीट को दिखाता है, हीट या टेम्परेचर को दिखाता है, ठीक है। तो सिंस डेल्टा साइन प्रोडक्ट साइड बना है, मतलब हीट रिलीज हो रहा है। अगर यही रिएक्टेंट साइड बनाते तो मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, कम हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। तो देखो यहाँ पे अब एक और चीज, थोड़ा सा ये जान लो पहले क्या होता है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसका और भी नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। ये बहुत फेमस कंपाउंड है, बहुत और भी नाम है इसका। इसको कहते हैं लाइम या क्विक लाइम, दोनों नाम से जाना जाता है, बहुत फेमस है, याद रखना है इसको हमेशा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और कंपाउंड होता है CaOH होल ट्वाइस, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड इसको, हाँ एक चीज़ और, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, इसको हम लोग कहते हैं स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम। सो ये फेमस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब भी क्विक लाइम मतलब CaO स्लेक्ट लाइम में बनता है, स्लेक्ट लाइम CaOH होल ट्वाइस में, CaOH होल ट्वाइस में, तो वो हीटेड रिएक्शन होता है, प्लस हीट, यहाँ हीट रिलीज होता है, हीट रिलीज बहुत ज़्यादा रिलीज होता है कि तुम लोग कंटेनर छुओगे तो हाथ जल जाएगा, ओके। तो ये हुआ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल याद रखना, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का चीज़, इसको स्लेक लाइम भी कहते हैं। क्विक लाइम टू स्लेक लाइम जब चेंज होता है तो वो हीट इवॉल्व होता है, रिलीज होता है। तो अब दूसरे दूसरे तरीके बात करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो ये क्या हुआ, दोज रिएक्शंस in which those reactions in which temperature decreases and heat slowly, heat absorbs, इसको लिखते हैं हीट absorbs, ओके। तो हीट अब्जॉर्ब करता है एंड absorbs हीट फ्रॉम, नहीं ड्यूरिंग रिएक्शन, ड्यूरिंग या फ्रॉम रिएक्शन, ड्यूरिंग या
फ्रॉम रिएक्शन। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत बढ़िया, अब्जॉर्ब कर रहे हैं हीट को। तो इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल हो जाता है BaOH होल ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को जब कंबाइन करते हैं तो बनता है BaCl2 प्लस NH3 प्लस H2O। ओके, तो यहाँ क्या हुआ, ये क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या हुआ, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ये क्या हुआ, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। ये हुआ अमोनिया, ये हुआ अमोनिया, एंड ये हुआ वाटर H2O। सो इसमें क्या होता है, हीट इज अब्सॉर्ब, हीट इज अब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एंड heat is absorbed during the reaction and temperature decreases। बात समझ में आया, क्लियर है चेंज इन टेम्परेचर कैसे हुआ। चलो अब अगला देखते हैं, चेंज इन स्टेट। ठीक, चेंज इन स्टेट जैसे बताया, कंबशन ऑफ वैक्स, इसका एग्जांपल बहुत बड़ा, कंबशन ऑफ वैक्स, कंबशन ऑफ वैक्स। जो वैक्स जो जलता है उसमें जो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर और मतलब समझ रहे हो, सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है, और गैसेस भी फॉर्म हो रहा है। जो उसका जो धागा होता है उससे क्या होता है, वो गैसेस भी फॉर्म होता है, जलता है वो तो गैस फॉर्म होता है। तो बट वैक्स नहीं होता है तो इसको रहने दो। सो चेंज इन कलर में क्या हुआ, चेंज इन स्टेट में सॉलिड वैक्स, सॉलिड वैक्स गेट changed into liquid state, liquid state after combustion। ओके, कंबशन मतलब जलना होता है, जलना। ओके, सो आज के लिए यहाँ तक था, इतने ही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस थे। आज के लिए इतना ही, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपका रिव्यू होगा, जो भी आपका डाउट होगा, जो भी आपका किसी भी चीज़ को लेकर दिक्कत होगा, वो हमको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप हमको इंस्टा पे DM कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। एक एक स्पेशल नोट के साथ आपको थैंक यू मेरे तरफ से, बिग स्माइली के साथ। सी यू सून, बाय बाय, गुड नाइट।